नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए हैं, तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज हम एक जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट की लेकर आए हैं आपके समक्ष। ये काफ़ी रीसेंट जजमेंट है और इंटरनेट में भी इसके बारे में काफ़ी चर्चा है। तो देखिए इस जजमेंट की क्या खासियत थी, ये एक लीगल इशू डिसाइड किया गया है इसमें बताया गया है कि जो अगर कोई वुमेन है दोबारा से रीमैरिज कर लेती हैं तो जो सरनेम है, अगर उनका कोई बच्चा होता है, जब बच्चा है जो बेबी है उनका अगर कोई सरनेम जो होता है वो पिछले हस्बैंड अगर एक्सपायर्ड कर गए हैं और दोबारा से रीमैरिज कर लिया उन्होंने, तो वो सरनेम जो है वो अपने सेकंड हस्बैंड के सरनेम के साथ जोड़ सकती हैं कि नहीं, ये आप इस जजमेंट में देखेंगे। ये देखिए ये जजमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर कुछ फैक्ट्स अगर आपके कुछ मैच करते हैं तो ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये सिविल अपील 6325 और 6326 ऑफ 2015 की ये जजमेंट है। इसके जो केस डिटेल्स हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे छोड़ूंगा। देखिए हर केस के अलग अलग फैक्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हुआ यूं था कि माननीय हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए थे कि जो सरनेम है वो पिछले जो फादर हैं जो एक्सपायर्ड हो गए थे फादर, उन्हीं का ही रहेगा। और एक डायरेक्शन दी थी कि जो सरनेम मदर ने अडॉप्ट किया है बच्चे का वो डिलीट किया जाए रजिस्टर से। मोर प्रिसाइजली फैक्ट्स को जानने के लिए हम इसकी जजमेंट के अंदर जाते हैं, तो देखते हैं क्या था इसमें। तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर डिटेल में जाएंगे क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा इसके डिटेल्स हैं वो इंटरनेट में बताया जा रहा है इस जजमेंट के बारे में। तो देखिए ये क्या था इस जजमेंट में, ये अपील फाइल की गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में। जो ऑर्डर था, जजमेंट थी 24 जनवरी 2014 की, FCA नंबर सो एंड सो, जो थी फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट्स। जो रिस्पोंडेंट्स हैं यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो वो जो उन्होंने ग्रैंड पेरेंट्स ने जो है वो एक पिटीशन जो है वो अपील जो है वो फाइल की थी माननीय हाई कोर्ट के समक्ष, जो थी हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो उस अपील में क्या हुआ था, ये इस जजमेंट के पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि इन दीज अपील जो सब्जेक्ट मैटर था, डिस्प्यूट था बिटवीन द मदर एंड द पेरेंट्स ऑफ द डिसीज्ड फादर ऑफ द चाइल्ड। मींस बच्चे के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, फादर तो एक्सपायर्ड हो गए थे, और उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे और जो मदर था उनके बीच में डिस्प्यूट था इन इज द सरनेम गिवन टू द चाइल्ड। क्योंकि जो बेबी था पहला सरनेम तो था वो तो जो पिछले जो फादर थे उसके वो उनका सरनेम था, बाद में जो मदर ने सरनेम चेंज कर दिया था। तो ये जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, जजमेंट थी, उन्होंने डायरेक्शंस दिए थे कि वापस से रिस्टोर किया जाए सरनेम को, जो डिसीज फादर है उन्हीं का सरनेम लगा जाएगा। तो उस ऑर्डर के ऊपर जो थी वो अपीलेंट जो थी जो कि मदर है, उन्होंने ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में समक्ष उन्होंने याचिका दायर की थी। तो अब यहाँ पे एक और इशू बताया कि विजिटेशन राइट्स थे वो भी एडवांस किए गए थे प्लीडिंग्स में, लेकिन आर्गुमेंट्स मेड मतलब नहीं किए गए थे कोर्ट के साथ, इस कोर्ट के। तो सेम वो उन्होंने फिर कहा कि हम कंसिडर नहीं करते जजमेंट में ऑफ द हाई कोर्ट ऑन सेट एस्पेक्ट, क्योंकि आर्गुमेंट्स नहीं किए गए इसमें। तो जो विजिटिंग राइट्स थे, वो विजिटेशन राइट्स थे, वो जैसे बनाए गए वो जो के त्यों रहेंगे। अब ब्रीफ फैक्ट्स क्या थे देखिए। तो यहाँ पे ये बताया कि जो अपीलेंट थी जो कि वुमेन थी, उन्होंने वुमेन है और जो सन ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, जो हस्बैंड थे, जो रिस्पोंडेंट्स थे, उनके जो सन के साथ शादी की थी सो एंड सो डेट में। एक चाइल्ड था वो वेडलॉक से मतलब बाउंड आउट हुआ था वेडलॉक से। अब जो हस्बैंड थे वो अपीलेंट के मींस जो चाइल्ड के फादर थे वो एक्सपायर्ड कर गए थे सो एंड सो डेट को, और फिर चाइल्ड जबकि सिर्फ 2.5 महीने का था, और फिर अपीलेंट ने दोबारा से शादी कर ली और फिर उनके बाद एक द कपल हैड अ चाइल्ड एंड दे लिव टुगेदर। और अब जो बताया कि फिर आगे हम थोड़ा सा और डिटेल में आगे जाते हैं। फिर अब देखिए 9 अप्रैल 2008 को रिस्पोंडेंट्स जो कि ग्रैंड पेरेंट्स थे,
उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी अंडर सेक्शन 10 ऑफ द गार्डियनशिप एंड द वार्ड्स एक्ट 1890, और उन्होंने कहा कि उनको अपॉइंट कर दिया जाए गार्डियंस ऑफ द जो बच्चा है उनके नाम, जो सन है उनका जो गार्डियन है वो अपॉइंट कर दिया जाए, और एट द सेम टाइम कि द चाइल्ड वाज, वो जब पिटीशन फाइल की गई थी तब जो चाइल्ड थे वो 2 साल के थे, और रिस्पोंडेंट्स जो थे उन्होंने ये प्रेयर थी फाइल की मतलब मांगी थी सेक्शन 10 ऑफ द गार्डियंस एंड द वार्ड्स एक्ट में कि उनको अपॉइंट कर दिया पिटिशनर, जो कि उस समय जो पिटिशनर्स थे वो की ग्रैंड पेरेंट्स थे। उन्होंने अब ये रिलीफ मांगी थी कि उन्हें गार्डियंस, माइनर चाइल्ड का गार्डियंस बना दिया जाए। उस समय बच्चे की जो एज थी वो 2 साल थी, और मांगा था कि विजिटिंग राइट्स हैं, जो माइनर चाइल्ड के जो विजिटिंग राइट्स हैं, मतलब उनको जब तक डिस्पोज नहीं हो जाती पिटिशन तब तक उनको विजिटिंग राइट्स दे दिए जाए। और बाद में ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 20/9/2011 को, पिटिशन थी मतलब जो ग्रैंड पेरेंट्स की जो पिटिशन थी उसको डिसमिस कर दिया था, और ये ओपिनियन दिया था कि ये एप्रोप्रिएट मतलब ठीक नहीं होगा कि बच्चे को लव एंड अफेक्शन ऑफ द मदर से सेपरेट किया जाए। और ट्रायल कोर्ट ने ये भी देखा कि जो रिस्पोंडेंट है वो ग्रैंड पेरेंट्स है, ओल्ड एज हैं, तो फिर उनको विजिटिंग राइट्स हैं वो दे दिए रिस्पोंडेंट्स को, और अपीलेंट को डायरेक्शन दी, जो कि मदर थी उनको डायरेक्शन दी कि वो और हस्बैंड जो है लेकर आए बच्चे को, जो उनके जो पेरेंट्स हैं जो जहाँ रहते हैं वहाँ पे once in 3 months 3 महीने में एक बार लेकर आए, प्रेफरेबली दशहरा दीपावली की छुट्टियों में, और संक्रांति फेस्टिवल होगा और स्कूल वेकेशंस में, और रिस्पोंडेंट को परमिशन होगी कि वो ग्रैंडसन को देख सकते हैं 2 days फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, 2 दिन सनराइज से सनसेट तक वो देख सकते हैं। और फिर उस ऑर्डर को, ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट के समक्ष, दोनों पार्टीज ने चैलेंज किया। अब उस जो कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में ये नोटिस में लाया गया कि जो सरनेम है वो चेंज कर दिया गया, बच्चे का जो सरनेम है वो चेंज कर दिया गया। अब फिर हाई कोर्ट ने जो पिटीशन को मतलब एक कॉमन जजमेंट से 24 जनवरी 2014 से कि एक कॉमन जजमेंट से जो ये डायरेक्शंस दिए, और उन्होंने कहा कि जो अपीलेंट है जो कि मदर है वो नेचुरल गार्डियन मानी जाएंगी, और अंडर वो ऑब्लिगेशन होगी कि वो बच्चे को रिस्पोंडेंट्स के जो मतलब ग्रैंड पेरेंट्स के घर में लेकर आए इन सच मैनर, इस तरीके से कि जो चाइल्ड जो है वो जो 2 दिन विंटर वेकेशन में रह सके, और जो रिस्पोंडेंट्स मतलब जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो देख सकेंगे बच्चे को इन दी रेजिडेंस ऑफ अपीलेंट विद प्रायर इंटीमेशन, वो इंटीमेट करके वो भी जो है बच्चे को अपीलेंट के रेजिडेंस में देख सकते हैं। और अपीलेंट जो थी मदर थी वो सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करेंगी फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द सरनेम। यहाँ ये डायरेक्शन दे दी कि जो रिस्टोरेशन मींस जो सरनेम जो था वो चेंज कर दिया था, अब उन्होंने कहा कि अपीलेंट जो है वो सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करेंगे और सरनेम जो है बच्चे का वो वापस चेंज किया जाएगा, और विद इन द पीरियड ऑफ 3 months 3 months की से फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर, जजमेंट की जो कॉपी मिलेगी वहां से 3 महीने के अंदर वो जो है सरनेम चेंज करेंगे। और फिर कहा कि जो फादर का जो नेम इज कंसर्न कि जहां रिकॉर्ड्स परमिट वेयर एवर द रिकॉर्ड्स परमिट द नेम ऑफ द नेचुरल फादर शैल बी शोन, जो नेचुरल फादर है वही बरकरार रहेगा, और इफ अदरवाइज इम्परमिसिबल। और जो सेकंड जो स्टेप मतलब दूसरे अगर चेंज नहीं हो पाएगा तो फिर जो अब जिन्होंने मतलब जो फादर है वो स्टेप फादर के तौर पे मेंशन किया जाएगा। जो ओरिजिनल अगर वहाँ चेंज नहीं हो सकता है तो अगर नाम अगर चेंज कर दिया गया है तो अगर परमिसिबल नहीं होगा तो फिर वो जो अब जिनके साथ रहते थे उनके जो मतलब जो लेडी ने जो स्टेप फादर थे वो माने जाएंगे। उनको ये लिखा गया कि इफ परमिसिबल तो नेम शैल बी मेंशन एज द स्टेप फादर। और फिर कॉमन जजमेंट थी वो चैलेंज किया गया, अब उन जजमेंट को भी चैलेंज किया गया इस अपील के द्वारा। और यहाँ पे ये इश्यूज कोर्ट ने निकाले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि जो मदर है हु इज द ओनली नेचुरल गार्डियन ऑफ द चाइल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द बायोलॉजिकल, क्या वो डिसाइड कर सकती हैं सरनेम
जो मदर जो है वो नेचुरल गार्डियन है आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर कैन डिसाइड द सरनेम। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चन जो लॉ था, मतलब इशू था जो फ्रेम किया। और फिर साथ में ये बताया, कैन शी गिव द सरनेम ऑफ द सेकंड हस्बैंड whom she remarries after the death of the first husband, and can she give for adoption to her husband? क्या वो अडॉप्शन भी दे सकती हैं अपने हस्बैंड को? क्या वो सरनेम चेंज कर सकती हैं? दूसरा क्वेश्चन पॉइंट ये उठाया कि क्या वो जो है सेकंड हस्बैंड जो है उनका सरनेम दे सकती हैं। फिर तीसरा उठाया कि क्या वो अडॉप्शन दे सकती हैं अपने जो सेकंड हस्बैंड को। अब यहाँ पे हाईकोर्ट ने इससे दूसरा क्वेश्चन जो था वो ये फ्रेम किया कि क्या हाईकोर्ट के पास ऐसी पावर है कि वो अपीलेंट को डायरेक्ट करें कि वो सरनेम को चेंज करें, स्पेशली व्हेन जो कि रिलीफ जो है वो नहीं मांगी थी, रिस्पोंडेंट्स ने रिलीफ नहीं मांगी थी अपनी पिटीशन में कि वो अपना सरनेम चेंज करें इन दैट ट्रायल कोर्ट, बिफोर द ट्रायल कोर्ट। तो जब ट्रायल कोर्ट के समक्ष ये रिलीफ नहीं मांगी गई थी तो क्या ये हाईकोर्ट के पास पावर है कि वो अपीलेंट को डायरेक्शन दें कि वो अपना सरनेम चेंज करें, जो कि जो रिलीफ है वो रिस्पोंडेंट्स मतलब जो ग्रैंड पेरेंट्स ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष मांगी ही नहीं थी। अब इशू 1 को डिसाइड कैसे किया, देखिए इशू 1 में ये डिसाइड किया कि बोथ लोअर कोर्ट एंड मतलब उन्होंने बताया कि फर्स्ट इशू पे ये बताया कि जो लोअर कोर्ट ने कॉन्क्रीट फाइंडिंग्स दी थी कि जो मदर जो नेचुरल गार्डियन है आफ्टर डिमाइस ऑफ द फादर। सेक्शन 6 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एक्ट भी यही कहता है कि जो नेचुरल गार्डियन जो है हिंदू का माइनर होगा और माइनर प्रॉपर्टीज पे, और इन केस जो बॉय होंगे या अनमैरिड गर्ल होगी तो उसमें फादर होंगे और फादर के बाद जो है वो मदर होंगी, प्रोवाइडेड दैट की कस्टडी ऑफ द माइनर हु हैज, अगर बच्चे ने 5 साल तक की कंप्लीट नहीं कर रखी है तो वो मदर के साथ ही रहेगा। और अगर कोई इलेजिटिमेट बॉय है या इलेजिटिमेट अनमैरिड गर्ल है तो फिर तब उस केस में मदर होंगी, आफ्टर हर मदर होंगी एंड आफ्टर हर द फादर, उस केस में पहले मदर होंगी उसके बाद फादर होंगे। इन केस ऑफ मैरिड गर्ल तो जो होंगे वो हस्बैंड होंगे। तो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट है, सॉरी हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, सेक्शन 6 ये कहता है। और सेक्शन 9(3) के बारे में बताया कि हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस क्या कहता है कि मदर जो है वो चाइल्ड में गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन इफ, अगर वो उसके जो फादर है डेथ हो चुकी है, बच्चे के फादर की डेथ हो चुकी है तो मदर जो है अडॉप्शन दे सकती हैं और कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ड, मतलब अपने आप को रिनाउंस भी करा सकती हैं और अडॉप्शन दे सकती हैं। और या फिर हिंदू से सीज्ड हो जाती हैं जो और हैज बीन डिक्लेयर बाय द कॉम्पिटेंट रजिस्टर टू बी, या फिर कोर्ट डिक्लेयर कर देती है कि लेडी जो है वो अनसाउंड माइंड है। तो सेक्शन 9(3) के बारे में बताया। और फिर साथ में एक जजमेंट बताया कि गीता हरिहरन एंड अदर्स वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर्स, तो कोर्ट ने यहाँ पे एलिवेट कर दिया था कि मदर भी इक्वल पोजीशन पे है एज द फादर, तो उनके भी जो बोल्स्टरिंग राइट्स एज द नेचुरल गार्डियन ऑफ द चाइल्ड, जो बच्चे के जो गार्डियन के जो राइट्स हैं वो फादर के हैं वो सेम के सेम मदर के पास होंगे। अब कोई प्रायोरिटी नहीं है सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर, सॉरी हिंदू माइनॉरिटी एंड अडॉप्शन है। पहले भी सॉरी अगर मैंने हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस लिख दिया तो उसको अडॉप्शन यहाँ पे लिखा है 9(3) एंड हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो यहाँ पे ये बताया कि हिंदू माइनॉरिटी एंड अडॉप्शन एक्ट 1956। और फिर आगे बताया कि डिवाइस ऑफ हर फर्स्ट हस्बैंड जो कि ओनली बीइंग द ओनली नेचुरल गार्डियन ऑफ चाइल्ड। अब यहाँ पे कोर्ट ने बताया कि वी फेल टू सी how the mother can lawfully restrain from including the child in her new family and deciding the surname of the child। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जब मदर ही नेचुरल गार्डियन है तो किस तरीके से जो है वुमेन को रोका जा सकता है कि वो अपना सरनेम डिसाइड नहीं कर सकती हैं, तो लॉफुली रिस्ट्रेन नहीं किया जा सकता। यही कहने का मतलब था कोर्ट का कि सरनेम जो होता है वो रेफर करता है पर्सन जो कि अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली रेफर करता है, distinguished from the others given name or the names of the family name। तो अब देखिए डिटेल डिस्कशंस की है सरनेम के ऊपर। सरनेम जो है नॉट ओनली इंडिकेटिव ऑफ द लाइनेज बट एंड नॉट ओनली इंडिकेटिव ऑफ लाइनेज एंड शुड नॉट अंडरस्टूड जस्ट ए कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री कल्चर एंड लाइनेज। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ सरनेम को इस लेवल तक नहीं सोचना चाहिए कि वो हिस्ट्री कल्चर या लाइनेज तक का ही रिलेशन लगाता है, बट मोर इम्पोर्टेंटली कि जो रोल है वो विद रिगार्ड्स टू द सोशल रियलिटी along with a sense of being children in their particular environment. Homogeneity of the surname emerges as the mode to create, sustain and the display family। अब यहाँ पे एक चीज बताई उन्होंने
कि जो डायरेक्शन थी हाई कोर्ट की कि इंक्लूड करो नेम ऑफ द अपीलेंट हस्बैंड एट द स्टेप फादर इन द डॉक्यूमेंट इज ऑलमोस्ट क्रूअल एंड माइल्डलेस। देखिए यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसिज्म किया कि जो हाई कोर्ट ने कहा है कि वो अपने सारे रिकॉर्ड्स में चेंज करें जो सेकंड हस्बैंड है और लिखें स्टेप फादर। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा कि ये एक किस्म से एक क्रूअल और माइंडलेस है ऑफ हाउ इट वुड इम्पैक्ट द मेंटल हेल्थ एंड सेल्फ एस्टीम ऑफ द चाइल्ड की जो मेंटल हेल्थ और सेल्फ एस्टीम को किस तरह से हर्ट करेगा। तो नेम जो है वो इंपॉर्टेंट है एज चाइल्ड डिराइव्स हिज आइडेंटिटी फ्रॉम इट as differences from his family would act as a constant reminder of the factum of the adoption and expose the child to the unnecessary questions hindering a smooth natural relationship with him and his parents. So अब कोर्ट ने कहा कि we therefore see nothing unusual in appellant mother upon the remarriage having given the child the surname of her husband, even giving the child in adoption to दी हस्बैंड। कोर्ट ने कहा यही कि हमें कोई अनयूजुअल नहीं लगता है कि अपीलेंट मैरिज ने रीमैरिज करने के बाद जो चाइल्ड जो सरनेम था वो अपने हस्बैंड का दिया और इवन गिवन द चाइल्ड इन अडॉप्शन इवन चाइल्ड को भी जो है हस्बैंड को दे दिया कि अडॉप्ट कर लें। तो व्हाइल इन अडॉप्शन डीड इट इज नॉट नेसेसरी टू अडॉप्शन एंड सेम कैन बी डन थ्रू द एस्टेब्लिश्ड कस्टम्स। तो फिर आगे देखते हैं बढ़ते हैं। फिर आगे थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशंस की हैं। इंसाइक्लोपीडिया एंड रिलीजन एंड एथिक्स के बारे में बताया गया है कि वो अडॉप्शन क्या इंडिकेट करता है, ये पूरा डिटेल डिस्कशन किया गया इसमें। अब देखिए इशू नंबर 2 पे आए। इशू नंबर 1 पे ये डिसाइड किया गया कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पास्ट इज सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ द फ्यूनरल राइट्स एंड प्रिजर्व द कंटिन्यूएंस ऑफ द वंस लाइनेज। इन रीसेंट टाइम्स द मॉडर्न अडॉप्शन थ्योरी जो है वो रिस्टोर्स द फैमिली लाइफ इज द चाइल्ड डिप्राइव्ड ऑफ हर बायोलॉजिकल family. Therefore, in the light of the observation, the first issue is settled in the favor of the appellant. तो वो कोर्ट ने जो अपना निर्णय है वो जो वुमेन के जो है फेवर में बताया कि वो सरनेम वो सेकंड जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था वो मतलब उसमें एरर थी, तो इसलिए जो सरनेम है वो चेंज नहीं होगा। वो जो इशू था वो वुमेन के फेवर में किया गया कि वो सरनेम चेंज कर सकते। अब यहाँ पे देखिए इशू नंबर 2 पे बताया गया। अब कहा कि the court is not apathetic to the predicament of the respondent grandparents. It is a fact that no relief was ever sought by them for the change of the surname to that of first husband, son of respondent. It is a settled law. कोर्ट कहती है कि सेटल लॉ है कि अगर रिलीफ नहीं पाया जाता प्लीडिंग्स में और अगर रिलीफ मांगा ही नहीं गया तो ऐसे में रिलीफ ग्रांट भी नहीं किया जा सकता। और अगर कोर्ट को लगता है, कोर्ट कंसिडर करती है ग्रांट ऑफ रिलीफ for which no prayer of the pleadings was made, depriving the respondent of an opportunity to oppose or resist such relief, it will leads to the miscarriage of justice. अगर कोई पार्टी जो है वो अपना रिलीफ लिखती ही नहीं है यहाँ पे पिटीशन के अंदर और कोर्ट रिलीफ दे देती है तो फिर ऐसे में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी अपोजिट पार्टी को कि वो अपोज कर सके। इसकी अगर अपोज नहीं करेगा तो फिर इस ऐसे केस में मिसकैरेज ऑफ द जस्टिस हो जाएगा। तो ये चीज जो है वो निकल के आई और फिर कुछ जो साइटेशंस है उसके ऊपर डिस्कस किया। और इन दिस केस में बताया कि चेंज ऑफ द सरनेम ऑफ द चाइल्ड द हाई कोर्ट हैज ट्रैवर्स्ड, यहाँ पे बताया हाई कोर्ट हैज ट्रैवर्स्ड बियॉन्ड प्लीडिंग्स एंड सच डायरेक्शन आर लायबल टू बी सेट असाइड ऑन द ग्राउंड। तो इसमें ऐसे में फिर जो अपील थी वुमेन की जो अपील थी उसको अलाउ कर दिया। तो ये देखिए ये था जजमेंट जो कि काफी ज़्यादा आजकल इंटरनेट में आ रहा है क्योंकि रिसेंट जजमेंट है और ये डबल बेंच ने दी थी 28 जुलाई 2022 की जजमेंट है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी अच्छे बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।